नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम सामान्य ज्ञान रिमाइंडर देख रहे हैं पूजा प्रकाशन का। यह यूपी SSC के लिए बेहद उपयोगी पुस्तक है। इसमें हम यूपी स्पेशल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में हम यूपी कंप्लीट कर चुके थे। हम प्राचीन इतिहास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। हो सकता है आज प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री आज समाप्त हो जाए। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा चैनल तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य देख लिए थे, आज हम मौर्योत्तर काल देखेंगे। चलिए, मौर्योत्तर काल जो है 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व है। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण या काण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। सातवाहन अंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन अंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पातंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पातंजलि किसका समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 78 वर्ष। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 78 वर्ष। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? कुषाण। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था सातवाहन। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की बड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्ण। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों जारी किए थे? कुषाणों ने। कौन जारी किया? तो कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में कुषाणों ने तांबे के सिक्के जारी किए। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन शासकों के राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करा है? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करा है? कनिष्क ने। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क ने। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कडफिसस सेकंड ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों द्वारा व्यापार आरंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का।
सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में उल्लेखित मुद्राओं के नाम है, कुछ देख लेते हैं। कर्षार्पण, पण धारण, पण और धारण, ये सब क्या थे? चांदी व तांबे के। कर्षार्पण, पण धारण चांदी व तांबे से निर्मित थे। और सुवर्ण या सोने से बना था। सुवर्ण जो है यह सोने से बना था। मासक जो है तांबे का सिक्का था। मासक जो है तांबे का सिक्का था। कांकड़ी जो है तांबे से बना था। कांकड़ी तांबे से बना था। मासक कांकड़ी ये तांबे का बना था। लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष मुद्राओं को जारी करने का अधिकारी को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। रूपदर्शक जो है मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी। रूपदर्शक जो है मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी। अशोककालीन कर जो है भाग जो है कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त कर। भाग जो है कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त कर उपज का हिस्सा। प्रवेश जो है आयात कर 20%। प्रवेश कर आयात कर था जो 20% लगता था। निष्काम्य जो है निर्यात कर था। निष्काम्य जो है निर्यात कर था। प्रलय जो है आपातकालीन कर था। प्रलय जो है आपातकालीन कर था। बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व था। बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण जो है यह अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। हिरण यह अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। परिहारिक जो है वैसे गांव जो कर से मुक्त थे। परिहारिक वैसे गांव जो कर से मुक्त थे। अशोककालीन कर थे, एक बार फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। भाग जो है कृषकों द्वारा उत्पादन से प्राप्त कर है, उपज का हिस्सा है। प्रवेश जो है आयात कर 20% लगता है था। निष्काम में जो है निर्यात कर। निष्काम में जो है निर्यात कर। प्रणय जो है आपातकालीन कर। प्रणय जो है आपातकालीन कर। बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व है। बलि जो है एक प्रकार का भू राजस्व। हिरण या अनाज के रूप में न देकर नगद लिया जाता था। परिहारिक जो है वैसे गांव जो कर से मुक्त थे। परिहारिक वैसे गांव जो कर से मुक्त थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। इसका जो है यह वीडियो रोककर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? यूनानी शक कुषाण। प्राचीन काल में जो है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। कहीं 57, कहीं 58 मिलता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। राजा खारवेल का नाम था हाथी गुफा लेख के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेंदी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे?
चेदी किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महान कुषाण नेता कौन था? नेता जो बौद्ध बन गया। कनिष्क। वह महान कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया। कनिष्क। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया? गोंदो पिनर्स। गोंदो पिनर्स। गोंदो पिनर्स। फिनर्स है। फिनर्स। फिनर्स। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फिनर्स। फिनर्स। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? अभिलेख में मिलता है कठियावाड़ा रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? कठियावाड़ा। काठियावाड़ रुद्रदामन के अभिलेख में। काठियावाड़ रुद्रदामन के अभिलेख। संगम काल हम देख लेते हैं। कौन संगम कालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। कौन संगम कालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम। आगे देखते हैं दोस्तों। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन। मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद कार्तिकेय। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद कार्तिकेय। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त है? राजा। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त है? राजा के लिए। तमिल काव्य इलियड। इलियड कहा जाता है शिल्पकादिकारम को। तमिल काव्य इलियड कहा जाता है शिल्पादिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल में। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। 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 चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकल। करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। चोल काल में सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कवियों का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम कालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किस संगम कालीन संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पत्नी के कर्णगी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन था। तमिल भाषा में शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। तमिल भाषा में शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियर तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है। रचना द्वितीय संगम के समय हुई थी। तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियार
तोल्काप्पियम के लेखन तोल्काप्पियार हैं। तमिल साहित्य का प्राचीन ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है। रचना द्वितीय संगम के समय हुई। शिल्पाधिकारम इलांगो अदिगल है। शिल्पाधिकारम जो इलांगो अदिगल है यह एक महाकाव्य है। इतु तोगे इस ग्रंथ की रचना तृतीय संगम के दौरान हुई। इतु तोगे इस ग्रंथ की रचना तृतीय संगम के दौरान हुई। मणिमेखले शीतलैसनार है। मणिमेखले के रचयिता मणिमेखले के शीतलैसनार हैं। इसमें ब्राह्मण तथा अन्य संप्रदायों के सदस्यों से वाद विवाद तथा मतों का उल्लेख है। जीवक चिंतामणि किसकी है? तिरुंतकक्कदेवर की। जीवक चिंतामणि किसकी है? तिरुंतकक्कदेवर की। इस महाकाव्य में जीवक के पराक्रमपूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है। पदिनोक्किकक्कड़ु इसमें जो है 18 लघु उपदेश गीत संकलित हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है करा दिए, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 10 ग्राम का काव्य, यहाँ से क्वेश्चन कुछ वो है, देख लीजिए। इसमें 3 संगम आयोजित हुए थे। इसमें कौन संगम कहाँ आयोजित हुआ था या ग्रंथ, यही कभी कभी पूछा जाता है। इसको देख लीजिए, यूपी SSSC में आता है। स्थल प्रथम संगम जो है कहाँ हुआ था? मदुरै में। अध्यक्षता अंगत्यार किए थे। अगस्त ऋषि किए थे। प्रथम जो है मदुरै में हुआ, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता। अंगत्यार जिसे कहते हैं, अंगत्यार या अगस्त ऋषि। चलिए दूसरा इस ग्रंथ जो है अंगत्यार था, अगस्त ऋषि का है। चलिए दूसरा संगम देख लेते हैं। कपाटपुरम अलव्य, दूसरा संगम कपाटपुरम अलव्य है। इसमें भी अंगत्यार या अगस्त ऋषि हैं। दूसरे में कपाटपुरम अलव्य है। तृतीय जो है उत्तरी मदुरै है। तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरै में। अध्यक्षता नक्कीरर किए थे, नक्कीरर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 335 ईस्वी में। इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी रहा है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त का। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश का, गुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया अरबों ने। गुप्त वंश की किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी के बीच। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी में। गुप्त वंश किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी में। यदि पूछा जाए कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। 319 से 335 ईस्वी रहा है गुप्त संवत। और यदि जो है
गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। किस शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। किस शासक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? प्रवरसेन ने। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। परम उपाधि की धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पत्तन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक से संबद्ध है? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस एक से संबद्ध है? समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासन काल में। हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासन काल में। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? वस्त्र उत्पादन से। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं विदक भागम। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने। चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से कौन व्यक्ति फलित ज्योतिष से संबंधित है? छपड़क। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? छपड़क। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं प्राकृत। कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के। नगरों की क्रमित पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी
कुषाण काल में तोड़माड़ किस आक्रमणकारी जाति दल का था? हुण। तोड़माड़ किस आक्रमणकारी जाति दल का था? हुण। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था? कुमार देवी लिच्छव की राजकुमारी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया? कुमार देवी लिच्छव की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। किसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई? समुद्रगुप्त को। किसे कविराज की उपाधि धारण की गई थी? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। गुप्त काल की कृषक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल की कृषक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था बारहमिहिर। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था बारहमिहिर। हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 5वीं सदी में। हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया? 5वीं सदी में। गुप्त शासकों ने किस धर्म का पुनरुत्थान किया था? भागवत धर्म का। गुप्त शासकों ने किस धर्म का पुनरुत्थान किया? भागवत धर्म का। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम था कौड़ी। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? कौड़ी। रघुवंश के लेखक कौन थे? कालिदास। रघुवंश के लेखक कौन थे? कालिदास। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और वर्धन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? गुप्त काल में। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल का वर्धमान में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? गुप्त काल में। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख किनके संग गिल्ड का उल्लेख मिलता है? तंतुवाय के। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किसके संग गिल्ड का उल्लेख मिलता है? तंतुवाय का। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था? नालंदा में। कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था? नालंदा में। गुप्त सम्राटों के काल में राजभाषा थी संस्कृत। गुप्त सम्राटों के काल में राजभाषा थी संस्कृत। गुप्त कालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलीन निगम लेख से तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। गुप्त कालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलीन निगम लेख से तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। मेहरौली के निकट लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने। मेहरौली के निकट लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने। गुप्त काल में चीन से भारत आयात किया जाता था रेशमी कपड़े। गुप्त काल में चीन से आयात किया जाता था रेशमी कपड़े। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था व्यापारिक कारवां के प्रमुख को।
गुप्त काल में सारथवाह कहा जाता था व्यापारिक कारवां के प्रमुख को। गुप्त शासकों की उपाधियां देख लेते हैं हम कुछ गुप्त शासकों की उपाधियां। श्रीगुप्त जो है आदिराज और महाराज। श्रीगुप्त को कहा जाता था आदिराज महाराज। घटोत्कच को महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। श्रीगुप्त आदिराज महाराज। घटोत्कच महाराज। ये उपयोगी है, मतलब उपयोगी नहीं, इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। घटोत्कच महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त जो है पराक्रमांक। समुद्रगुप्त द्वितीय जो है पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य। कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य शक्रादित्य। स्कंदगुप्त जो है क्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। इतिहासकार वी.एम. स्मिथ किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। वी.एम. स्मिथ किसके विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला में स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास, सॉरी इसमें कली लिखा है। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था। कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त के पदाधिकारी थे, देख लीजिए। उपरी प्रांत का राज्यपाल होता था। उपरी जो है प्रांत का राज्यपाल होता है। कुमारा मात्य जो है प्रशासनिक अधिकारी होता था। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक जो है मुख्य न्यायाधीश था। बलाधिकृत जो है सैन्य कोष का अधिकारी था। महाप्रतिहार जो है मुख्य द्वारिक था। ऊपरी प्रांत का राज्यपाल था।
मात्य जो है प्रशासनिक अधिकारी था। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का प्रधान था। महादंडनायक जो है मुख्य न्यायाधीश था। बलाधिकृत जो है सैनिक कोष का अधिकारी था। महाप्रतिहार जो है मुख्य द्वारिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को जाना जाता था दिनार के नाम से। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को जाना जाता दिनार के नाम से। द्विज शब्द का प्रयोग गुप्त काल में किसके लिए किया जाता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए। द्विज शब्द गुप्त काल में प्रयोग किया जाता था ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए। गुप्त में उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। गुप्त काल में उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे विष्णु। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुटिक पदाधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुटिक अधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? गुप्त गुफा संख्या 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? गुफा नंबर 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत था 319 से 320 ईस्वी। गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमित पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के। नगरों का क्रमित पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। गुप्तकालीन अधिकारी थे। गुप्तकालीन अधिकारी थे, देखते हैं। महासेनापति जो था, महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। रणभाडंगारिक जो थे सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था। उसके बाद महाबलाधिकृत जो है, महाबलाधिकृत एक क्वेश्चन पूछा गया है, सैनिक अधिकारी थे। महाबलाधिकृत सैनिक अधिकारी था। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का अधिकारी था, ये भी पूछा गया है। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का प्रधान था। महादंडनाय जो है बुद्ध व न्याय विभाग का कार्य करने वाला था। युद्ध व न्याय विभाग का कार्य करने वाला था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जितने दिए हैं टिक लगे हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। महासंधि विग्रही जो है युद्ध व शांति का प्रधान था। महासंधि विग्रही जो है युद्ध व शांति का प्रधान है। विनयस्थित स्थापक जो है शांति व्यवस्था का प्रधान था। विनय स्थिति स्थापक जो है शांति व्यवस्था का प्रधान था। महाबांडगरीधिकृत जो है, महाबांडगरीधिकृत जो है राजकीय कोष का प्रधान था। महाबांडगरीधिकृत जो है महाबांडगरीधिकृत जो था राजकीय कोष का प्रधान था।
छपटलिक जो है, महाछपटलिक जो है अभिलेख विभाग का प्रधान था। महाछपटलिक जो है अभिलेख विभाग का प्रधान था। सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। महाप्रतिहार जो है राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। महाप्रतिहार जो है राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी था। ध्रुवाधिकरण जो है कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान था। ध्रुवाधिकरण जो है कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था। अग्रहरिक जो है दान विभाग का प्रधान था। अग्रहरिक दान विभाग का प्रधान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रसिद्ध विद्वान उनके संरक्षक, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। कुछ इसमें पूछे जाते हैं, इसको आप लोग वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए गुप्त काल के नाटक हम नाटककार देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसे हम करा दे रहे हैं, बाकी जो एक दो हम नहीं करा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम सब कराएंगे। गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार, मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास की है। इसमें अग्निमित्र व मालविकाग्नि की प्रेम कथा पर आधारित है। मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास की है। मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास की है। इसमें अग्निमित्र वह मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है। विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की है। सम्राट पुरूरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की है। इसमें सम्राट पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। ये दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। यह दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। इसमें मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक किसके हैं? कालिदास के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस जो है नाटक विशाखा दत्त की। और ये मुद्रा राक्षस जो है नाटक जो है विशाखा दत्त की है। दत्त का नाटक है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो है विशाखा दत्त का है। यह भी इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्तम नाटक है विशाखा दत्त के। इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका बसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्त दास का वर्णन है। स्वप्रवास
दत्तम, स्वप्रवास दत्तम, यह किसका नाटक है? भास का। इसमें जो है महाराज उदयन व वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। वो स्वप्रवास दत्तम, इसमें जो है भास का नाटक है यह। इसमें जो है महाराज उदयन व वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रतिज्ञा योग गंधरायणम, प्रतिज्ञा योग गंधरायणम, प्रतिज्ञा योग गंधरायणम, ये किसका है? भास का नाटक है। इसमें महाराज उदयन किस तरह योगम धारणा की सहायता से प्रवास दत्ता को उज्जैनी से लेकर भागने का वर्णन है। प्रतिज्ञा योग गंधरायणम किसकी है? भास की है। इसमें जो है महाराज उदयन किस तरह योगम धारायण की सहायता से वास दत्ता को उज्जैन से लेकर भागने का वर्णन है। चारुदत्तम में भास है। चारुदत्तम के जो नाटककार जो है भास है। इस नाटक का नायक चारुदत्ता मूलतः भास की कल्पना है। चारुदत्तम भास का, इस नाटक के नायक का चारुदत्ता मूलतः भास की कल्पना है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ है? खो नागौद, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ है? खो नागौद, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठान, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ है? नचना कुठान, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश। भीतर गांव का मंदिर है। भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित। भीतर गांव मंदिर है। भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित। लक्ष्मण मंदिर स्थित है शिवपुर, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर स्थित है शिवपुर, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर स्थित है शिवपुर, मध्य प्रदेश। अजंता गुफा की चित्रकारी जो है अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से 52 किलोमीटर दूर है। यह अजंता नामक गांव के पास स्थित है। अजंता के नाम पर ये गुफाएं अजंता की गुफाएं कहलाती है। बाघोर नदी की घाटी में अवस्थित एक ऊंची पहाड़ी के ढाल को काटकर ये गुफाएं बनाई गई है। ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की हैं। वर्ष 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इन गुफाओं की अकस्मात खोज की थी। ठीक है। 1824 ईस्वी में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में पहली बार इनका विवरण प्रकाशित किया था। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें प्रकृति, बुद्ध व बोधिसत्व एवं जातक कथाओं के वर्णनात्मक दृश्य मिलते हैं। अजंता गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया। विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को कब शामिल किया था अजंता की गुफा को? तो 1983 में। 1983 डेट याद रखिएगा। अजंता की गुफा शामिल 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं एक का दुक्का। चलिए 12 मिहिर इनका परिचय देखते हैं क्या किए थे। गणितज्ञ, खगोलविद व नक्षत्रविद जिन्होंने पंचसिद्धांतिकी, बृहत संहिता, बृहद जातक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। पंचसिद्धांतिकी, बृहद संहिता, बृहद जातक जैसे ग्रंथों की रचना की।
ट्रिगोनोमेट्री में संकेत टेबलों को सही बनाने के बाद इसका अब भी प्रयोग होता है। पास्कल त्रिभुज के बाइनोमियल नंबरों में एक नया आयाम जोड़ा। ब्रह्मांड की रचना व पृथ्वी के अच्छी भ्रमण को ज्ञात किया। बारामीर ने। चलिए ब्रह्मगुप्त को देख लेते हैं। गणितज्ञ व खगोलविद जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडगद्य को रचना की। जीरो के जनक और इसे जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के नियमों की जानकारी, जनरल लीनियर इक्वेशन का हल दिया। प्रामाणिकता 17वीं सदी में पेल्स इक्वेशन के नाम से प्रसिद्ध इक्वेशन ब्रह्मगुप्त के एक ग्रंथ का ही फार्मूला था। सुश्रुत के बारे में देख लेते हैं। सुश्रुत शल्य चिकित्सक पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया है। सुश्रुत ने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया का विकास किया था। ये प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद शल्य चिकित्सक विकास किए थे। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा था। धन्वंतरी, इन्हें आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। इन्हें आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। शल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत व नागार्जुन इन्हीं की परंपरा में पैदा हुए थे। चरक एक महर्षि व आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा जो है रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक एक महर्षि व आयुर्वेद विशेषज्ञों के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं की भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया है। आज चरक संहिता के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट जो है पाई का मान और ट्रिग्नोमेट्री संख्या पद्धति। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ खगोलविद थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 से 550 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हुआ था। जिन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक जो है आर्य सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से संबंधित अनेक यंत्रों के बारे में भी लिखा था। जीरो का सही मान आर्यभट्ट ने ही निकाला। पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का। ये सब किसने दिया? तो आर्यभट्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्कर लगाता है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में
उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में सूर्य ग्रहण के कारणों का भी पता लगा लिया था। गणित का सम हल करते समय पाई का प्रयोग किया जाता है। पाई का सही मान ये सब नहीं पूछेगा, बस ये सब समझ लीजिए। पाई का मान जो है किसने खोज की थी, किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सैटेलाइट का अच्छा इनके नाम से प्रथम सैटेलाइट विश्व में जो है इस महान गणितज्ञ व खगोलविद के नाम पर ही देश में प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इन्हीं के नाम आर्यभट्ट के नाम पे ही देश के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। इस सैटेलाइट को 13 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट के नाम पे पड़ा, आर्यभट्ट सैटेलाइट, प्रथम सैटेलाइट। चलिए भास्कराचार्य प्रथम विश्व में सभ्यताओं के विकास के साथ ही गिनने या जोड़ने या घटाने के तरीकों के विकास में योगदान। भास्कराचार्य का योगदान किसमें था? गिनने और जोड़ने और घटाने के तरीकों में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 9 के बाद दहाई, सैकड़ा आदि के लिए अलग से चिन्ह बनाए गए थे। ये ठीक है, भास्कराचार्य प्रथम। हाँ, संख्या 9 के बाद जो है दहाई, सैकड़ा आदि के अलग से चिन्ह बनाए गए थे इन्हीं के समय। भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य प्रथम 600 ईस्वी में एक छोटे से गोले को नंबर सिस्टम में जोड़ा और संख्याओं को नया स्वरूप लेना प्रारंभ किया। छोटे से गोले को नंबर सिस्टम में जोड़े थे। चलिए 0 गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं। पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। इम्पोर्टेंट है गुप्तोत्तर काल, देख लीजिए। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अम्रगन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा के। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा के। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। पुष्यभूति का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन सा तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के बाद
उत्तर भारत में बड़े भाग पर पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावलियम प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका तीनों के नाटककार हैं हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन एक दृष्टि में इनका कुछ देख लेते हैं। वंश या सिंहासन के समय कुछ इम्पोर्टेंट है। वंश जो है पुष्यभूति वंश, इनका वंश जो है पुष्यभूति वंश रहा है, ठीक है, जो कि वेनसांग ने हर्ष को वैश्य फीसे जाति का बताया था। पिता माता यशोमती थी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सिंहासनारोहण के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 16 वर्ष थी, जो इम्पोर्टेंट था। इनके भाई जो है राज्यवर्धन थे। हर्ष से बड़े थे। उसके बाद जो है इनके एक किसके उपासक थे? तो हर्ष जो है शिव का उपासक था। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात हर्ष निर्धनों तथा अभावग्रस्त लोगों को प्रयाग इलाहाबाद में होने वाले माघ मेले के अवसर पर दान दिया करता था। मेले में वह अपनी सारी व्यक्तिगत संपदा व वस्तुएं दान कर दिया करता था और अंत में अपनी बहन राजश्री द्वारा दिए गए वस्त्र को धारण करता था। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण सियुकी की रचना है। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण सियुकी की रचना है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। महादेव किसका पुराना नाम था? कनौज का। महादेय है। किसका पुराना नाम था? कनौज का। गौंडवहो के रचयिता थे वाकपति। महानतम प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री थे, देख लीजिए। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, प्रथम बौद्ध भिक्षु रहा। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु भी रहा फाहियान, 405 से 11 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। वेनसांग जो है 603 से
43 ईस्वी। इनका जो है वह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन, हा से वेनसांग और हा से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राजसभा में रहा। भास्कर वर्मन हर्षवर्धन की राजसभा में रहा। चलिए, इत सिंह जो है 671 से 95, ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। इत सिंह जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। वेनसांग 603 से 43 ईस्वी जो है हर्षवर्धन के समय भारत आया। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राजसभा में रहा। इस सिंह जो है 671 से 95 समुद्री मार्ग से भारत आया। इस सिंह जो है समुद्री मार्ग से आया था भारत। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक थी मृच्छकटिकम का विषय जो था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक जो है मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा था। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? भारत में। शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ? भारत में। ईसा की 3री शताब्दी में जब हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे क्षणिक एवं एशियाई व्यापार पर। विशाखा दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राजा की विषय वस्तु है। विशाखा दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दुराभिसंधियों के बारे में। विशाखा दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार के दुराभिसंधियों के बारे में। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दंती दुर्गे ने। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्गे ने। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? सम्राट हर्ष के। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? सम्राट हर्ष के। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? ताइसुंग ने। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा? ताइसुंग ने। चीनी विद्वान वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। चीनी विद्वान वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग में। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? बाणभट्ट की हर्षचरित व कल्हड़ की राजतरंगिणी में। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? बाणभट्ट की हर्षचरित व कल्हड़ की राजतरंगिणी में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी इलाहाबाद में है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी इलाहाबाद। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान।
मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। तुर्क मुसलमान बख्तियार ने 1193 में आक्रमण के कारण। ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा बिहार। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा बिहार। ह्वेनसांग कौन थे? थोड़ा सा ह्वेनसांग के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य